अच्छा चलिए ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं और फिर थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद दिस वन। वो आइसोटोप्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। दे आर द सेम बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ, इन तीनों के अंदर दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड व्हाई दे डिफरेंट? बिकॉज दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स या फिर न्यूक्लियॉन्स। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। अच्छा, द अदर थिंग इज दैट ये fuel rods in a nuclear reactor are made of zirconium. Nuclear reactors are used to produce which isotopes of a different element is used in a fuel in nuclear reactors? ये हमने डिस्कस किया था पहले कि यूरेनियम जो होता है ना, दैट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ना यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ठीक है। दीज आर यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। स्टेट वन मेडिकल यूज, ये अपने यूजेस भी किए थे मेडिकल इमेजिंग के अंदर। इट्स ये जो रेडिएशन वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं दे ऑफन यूज्ड। इंडस्ट्रियल में हमने वो भी डिस्कस किया था, मेटल थिकनेस स्कैनर्स। ये सारा हमने डिटेल के अंदर यहाँ पे कहीं, हाँ ये वाला इधर हमने सारा डिस्कस किया हुआ था। जस्ट सेकेंड। अच्छा, अब इक्वेशंस को छोड़ देते हैं अभी। इक्वेशंस को अभी स्किप करें। डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स, दे आर बेसिकली एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। और क्या सेम होता है? दे विच हैव द सेम प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन्स, part different, number of neutrons. अच्छा, इसके अंदर you can figure out the number of protons, electrons, neutrons, ठीक है। 53 protons हैं, 53 electrons हैं, और डिफरेंस निकालोगे क्या आ रहा है? वन, मतलब खुद ही 131 माइनस 53, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि when an isotope of iodine emits radiation, a different element with proton number of 54 is formed। मैंने बार बार कहा था कि elements are identified according to their proton numbers। तो 54 पे जाके देख लो कि कौन सा प्रोटॉन नंबर 54 है। सो आई गेस दैट्स ये xenon is the one। Every element is identified by its proton number। तो उससे या तो उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो, सो दैट इज xenon। अच्छा खैर, इसमें और तो कुछ नहीं है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। एटॉमिक बॉन्डिंग वाले क्वेश्चंस अभी नहीं कर रहे। व्हाट डिटर्मिन्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड? दैट्स द प्रोटॉन नंबर। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन नंबर्स। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पार्टिकल कौन सा होता है? दैट्स अ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का सिंबल प्रोटॉन होता है विद पॉजिटिव चार्ज। रिलेटिव मास जो होती है वो 1 होती है, इसकी इसकी 1 हुआ है 1836। रिलेटिव चार्ज इसका -1 होता है, इसका +1 होता है। और ये बस थोड़े से क्वेश्चंस में और बस क्विकली गो थ्रू ही कर रहा हूँ कि एटम्स, वो कह रहे हैं कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई आर दे सो? वो कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करो। वो इसलिए एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बिकॉज दे हैव द सेम number of protons and neutrons and electrons, sorry। Protons होते हैं they are positively charged and electrons are negatively charged, hence it doesn't have an overall charge। Why can they form positive ions? Because they can lose electrons। अगर आप electrons lose करते हो तो आपके protons ज्यादा हो जाएंगे and you're going to have more overall positive charge।
डिफरेंट masses क्यों हो सकती हैं एटम्स की, एलिमेंट्स की? क्योंकि you can have isotopes where everything could be the same but they can have different neutrons. मतलब इसको वर्ड्स में आप लिख लो, ठीक है? और ये भी हमने किया हुआ है कि why are scientists so sure that there are no undiscovered elements? Because there are no gaps in the periodic table. हर प्रोटॉन नंबर पे ना there's an element that is present. तो कहीं पे भी there are no gaps. तो एनीवेज ये क्वेश्चंस जो है ये आप प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा तो वैसे ही है। ये जल्दी से फिलअप कर लेते हैं जस्ट फॉर द कि आपके पास रिमेंबर एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे एलिमेंट का जब सिंबल आप लिखोगे दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन नंबर। 11 के ऊपर यू हैव सोडियम, ठीक है? तो सोडियम जो है वो 11 पे है। 18 के ऊपर यू हैव, कौन है 18 पे? 18 पे यू हैव आर्गॉन, ठीक है? 15 के ऊपर यू हैव फॉस्फोरस, ये 15 है एंड दैट्स फॉस्फोरस। और 13 के ऊपर यू हैव एल्यूमिनियम। तो 13 के ऊपर यू हैव एल्यूमिनियम। अब इसके चार्जेस सारों के, अगर तो ये पहला वाला जो है ये न्यूट्रल है, 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 protons, that is neutral. 18 protons 18 electrons, that's neutral. D के अंदर number of electrons is more than the number of protons, यानी इसका चार्ज ज्यादा होगा, -3 होगा। You've got more electrons. और E के अंदर you've got more protons, तो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, it's going to be +3 in this case. और दोनों के सारों के आप सिंबल्स, प्रोटोन नंबर उससे नीचे लिखा हुआ है 11 18, दिस इज 15 एंड दिस इज 13। और ये ऊपर न्यूक्लियो नंबर लिखा हुआ है तो वो 11 + 12, दैट्स गोइंग टू बी 23। आर्गन के केस में इट्स गोइंग टू बी 18 + 22, दैट्स गोइंग टू बी 40। Phosphorus के केस में 15 + 16, that's going to give you 31. और aluminium केस में it's going to be 13 + 14, that's going to be 27, ठीक है? तो खैर ऐसा के क्वेश्चंस मैं वैसे देख रहा हूँ कि और सिमिलर क्वेश्चंस ये एक बस जल्दी से कर लेते हैं एक और। इनमें से कौन से पार्टिकल्स एटम्स है? एटम्स वो होंगे जिसके अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली द सेम। तो दिस डी इज एन एटम और आपके पास ई इज एन एटम, बस बाकी इनमें से कोई एटम नहीं है। और रीजन क्या लिखोगे? एक्सप्लेन योर चॉइस। देव गॉट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से विच वन इज अ नेगेटिव आयन एंड व्हाई डज इट हैव अ नेगेटिव चार्ज? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो आई गेस इट्स सी इज 1 और इसका -2 चार्ज होगा बिकॉज इट्स गॉट 2 more electrons. And apart from that, I don't think there's any other. So why does it have a negative charge? क्योंकि it's got more electrons than, और positive ions फिर obviously आपके पास B and F है. This is going to be +1 and this is going to be +3 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास। तो एनीवेज ये सारे क्वेश्चंस दे काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? ये सारा क्लियर है ना? आगे मूव करें, जी सर। ठीक है? दुआ क्लियर है? विशाल, शाहजेब, इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, अब केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? तो we're going to start with ionic bonding. So when you have your periodic table in front of you, so it's got two types of atoms.
कहाँ गया प्योर टेबल? ये इसको अगर खाली कॉपी करें, अच्छा पीरियोडिक टेबल जो है ना, दैट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक staircase है which is a rough staircase, not a, it's not a, मतलब 100% इसके राइट और लेफ्ट पे डिवीजन नहीं होती. इट्स जस्ट think of it as kind of an approximation. ठीक है. So on one side of that staircase you got non-metals, and on the other side you've got metals. ठीक है. So the periodic table is basically divided into metals and non-metals. और ये वाला पार्ट है ना, जो staircase वाला पार्ट है, इधर elements generally इसके इर्द गिर्द, they generally tend to show kind of both properties. Sometimes they would show metallic properties, sometimes they're going to show, and they are sometimes referred to as metalloids. ठीक है. तो लेकिन अपने इतनी डिटेल में जानो ओ लेवल्स के अंदर. अच्छा, now the thing is that the further you are from that line, यानी जितना आप लेफ्ट पे हो गए ना, उतने आप मेटालिक हो गए. ठीक है. द फर्दर यू आर, यानी सबसे अच्छे मेटल्स जो होंगे ना, वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होंगे, और जितना आप उसके राइट साइड पे होगे उतने आप नॉन मेटालिक होगे. अच्छा, what's the major difference between metals and non-metals? Metals like to lose electrons, and non-metals they like to gain electrons. So these ones they like to form negative ions, and the other ones they like to form positive ions. अब इसमें ये कि पहले तो कि why do they like to form negative ions, why do they like to form positive ions? If I pick two elements, lithium है और साथ ही ना I have फ्लोरीन. मैं पहले वो वजह बता देता हूँ कि एक electrons lose कर रहा होता है, the other one is gaining electrons. If I look at lithium and fluorine, ठीक है, and I pick them up and I draw them side by side. Lithium के पास है, it's got 3 protons and it's got I think 3 or 7 है ना, तो 4 neutrons, right? ये उसका न्यूक्लियस हो गया, and it's got 3 electrons in its shell. तो ये सेंटर में इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और ये उसके इर्द गिर्द, अच्छा उसके इर्द गिर्द इट्स गॉट 3 इलेक्ट्रॉन, और साथ ही में दूसरे वाले को भी ड्रॉ कर लेता हूँ. पहले तो लिथियम. अच्छा, लिथियम का जो न्यूक्लियस है ना, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इधर बीच में है. अच्छा, so we've got a very positively charged nucleus and it's got a total of 3 electrons. तो ये हमारा हो गया लिथियम and it's 3 and 7. अच्छा, दूसरी साइड पे फ्लोरीन है. इफ यू लुक एट फ्लोरीन, तो फ्लोरीन has a total of 9 protons and 10 neutrons. अच्छा, न्यूट्रॉन्स का कोई खास रोल नहीं है एटम के अंदर, which is why isotopes exist. Isotope न्यूट्रॉन ज्यादा होने से कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एलिमेंट के ऊपर, because the neutron doesn't attract anything, it doesn't really do anything. अच्छा, यहाँ पे अब 9 protons और 10 न्यूट्रॉन्स है. ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, एंड इट्स गॉट अ टोटल ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स. उसको क्रॉसेस ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा, अब होता ही है कि
जब आप राइट साइड पे जाते हो ना, what happens is elements that are on the left side, they have fewer protons. और प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है. So if they have fewer protons, so there's going to be less attraction for electrons. यानी basically center के अंदर ना there's protons and those protons are attracting electrons. तो अगर आपके पास प्रोटॉन ही 3 होंगे तो आप कोई ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. इधर जब आप राइट की तरफ मूव करते हो ना, तो यू गेट मोर प्रोटॉन्स इन द एटम. यानी राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, दे ऑलवेज हैव मोर प्रोटॉन्स. And if you have more protons in the atom, you're going to have more attraction for electrons. ठीक है. या आप किसी भी पीरियड में चले जाओ, पोटेशियम के देखो 19 प्रोटॉन्स है यहाँ पे. ब्रोमीन उस साइड पे बैठा है, उसके इट्स गॉट 35 प्रोटॉन्स. So what happens is कि naturally the way the atoms are listed, ये जो right side वाले हैं ना, they always have more protons. And if they have more protons, so that naturally leads to more attraction for electrons. और ये बेचारे जो है ना, इनके पास प्रोटॉन ही कम होते हैं, तो they don't attract the electrons that much. ये आइडिया क्लियर है? दुआ जी क्लियर सर। है? अच्छा, तो इन दोनों में ना, अब ये खुद देख लो कि जब दोनों, एक मैंने लेफ्ट साइड से उठाया एटम और एक राइट साइड से, तो दिस वन हैज 9 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. और 9, तो आप ऐसा सोच लो कि एक छोटा मैग्नेट है और एक बड़ा मैग्नेट है और बीच में नेल्स पड़े हुए हैं. तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जिसकी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, दैट विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट मोर ऑफ द नेल्स. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे बजिंग अराउंड. इसके पास 9 प्रोटॉन्स है, तो इसकी अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज मोर. तो वो क्या करेगा, वो इसके साथ वाले के भी इलेक्ट्रॉन्स को उठा के अपनी तरफ ले आएगा. ठीक है. तो एंड में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे होते हैं. सारे लूज नहीं करते, ये जो बाहर वाले होते हैं सिर्फ वही लूज करते हैं. ठीक है. एंड व्हेन दे लूज दोस, अंदर वाले जो होते हैं वो थोड़े करीब होते हैं, तो उनको फॉर द अदर एटम टू पुल दोज इलेक्ट्रॉन्स, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो because it has lost an electron, this is going to be +1, while the other one is going to gain electrons. And if it's gaining electrons, so that's going to be that one is going to be -1. ठीक है. तो ये मैंने खाली सिर्फ एक्सप्लेन किया कि रीजन क्या है, why is the right one gaining electrons. ठीक है. The non-metal becomes a negative ion. अच्छा, and forms a stable octet. ठीक है. तो उसको नहीं पता कि उससे अपना आउटर शेल, बेसिकली ना एटम को तो नहीं पता कि स्टेबल ऑक्टेट क्या होता है. वो तो बस क्योंकि इट हैज अ मोर पावरफुल अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट हैपेंस इज कि अपने गैप्स ना वो फिल करना शुरू कर देता है. उसको जहां पे भी इलेक्ट्रॉन नजर आएगा ना, वो उसको खींच के अपने पास जोड़ लेगा. एज ए रिजल्ट, एंड रिजल्ट यही होता है कि उसकी ऑल एनी मिसिंग गैप्स, ठीक है, इट्स गोइंग टू फिल इट अप विद इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स गोइंग टू हैव अ इवेंचुअली गोइंग टू हैव अ स्टेबल ऑक्टेट. ठीक है. और नॉन मेटल को भी नहीं पता कि स्टेबल ऑक्टेट क्या होता है, सॉरी, मेटल को भी नहीं पता कि स्टेबल ऑक्टेट क्या होता है. वो तो बस अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, क्योंकि इट्स नॉट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्ट्रांगली, तो कोई ना कोई आके उससे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स is stealing those electrons from it. As a result, it's going to end up losing those outer shell electrons. और उसके पास फिर एक फुल शेल रह जाएगा अंदर वाला. तो ऑल्दो उन्हें पता नहीं है कि व्हाट इज अ स्टेबल ऑक्टेट, बट दे एंड अप विद अ स्टेबल ऑक्टेट एट द एंड. ठीक है. ये क्लियर है? आयशा क्लियर है? दुआ क्लियर है? जी सर। साज. Yes, sir. तो ये पीछे कहानी है. ठीक है. कि whenever you have a metal with a non-metal,
इन दोनों के बीच में ना जो मेन डिफरेंस है ना, वो याद रखना कि प्रॉपर्टीज का तो डिफरेंस अलग है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है ना, दैट इज कि मेटल लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स while the non-metal likes to gain electrons. And as a result, both of them they end up with stable octets, complete octets, कि उनके outer shells जो होते हैं वो complete हो जाते हैं, by default complete हो जाते हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि नॉन मेटल जो होगा वो हमेशा उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जितने उसको चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का गैप होगा, इट्स गोइंग टू ट्राई एंड फिल ऑल दो स्पेसेस। अगर वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है, इट्स गोइंग टू ट्राई एंड गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर दफा वो नेगेटिव चार्ज कीप्स ऑन चेंजिंग। अच्छा, लेकिन टेकिंग दीज टू फॉरवर्ड, what has happened is कि 2 ions have been formed, ठीक है। One of them is lithium +1 and the other one is F-1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ना, one is a positive ion and the other one is a negative ion, ठीक है। One of them is a cation, the other one is an anion. So there's going to be positive और negative चीजों के बीच में there's going to be a strong electrostatic force of attraction. ये दोनों strongly एक दूसरे को attract करेंगे and they're going to strongly attract each other, and that's known as the ionic bond. तो केमिस्ट्री में याद रखना, ऑल जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, बॉन्ड्स हैं, दे ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So an ionic bond is a strong electrostatic force of attraction which exists between a positive ion and a negative ion, ठीक है। तो उसको ionic bond कहते हैं। हमेशा एक मेटल होगा वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, नॉन मेटल होगा वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, एंड दे गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स इट। और इसमें फिर फर्दर ये कि इसका जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर केमिस्ट्री में ना वर्डिंग का बहुत ख्याल रखना व्हेन यू आंसरिंग क्वेश्चंस लेटर ऑन। अच्छा, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज गोना बी लाइक? तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज में के फर्स्ट पार्ट, व्हेनेवर यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, उसको ना इन वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है स्पेसिफिकली। वो जो पूछेगा ना इसका स्ट्रक्चर बताओ, रिमेंबर वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस पेपर्स के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। दिस इज नोन एज अ जायंट आयोनिक लैटिस। उसको लिखोगे किस तरह? इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट of positive and negative ions. It's a regular arrangement of positive and negative ions with strong ionic bonds between them. तो इस तरह टू द पॉइंट डायरेक्ट आपने बात करनी है, ठीक है। It's a regular arrangement of positive and negative ions strong with strong ionic bonds between them, ठीक है। और इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं it's always called a giant ionic lattice, ठीक है। लैटिस जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट को कहते हैं, ठीक है। और इसकी शक्ल में दिखा देता हूँ कि व्हाट्स अ giant ionic lattice। ये कभी बार ड्रॉ करने में भी कहेंगे, ठीक है। ये वाला सही है। तो लिथियम और इसी को ले लेते हैं। अच्छा, होता ये लिथियम और ये कौन सा है? फ्लोरीन था शायद, हाँ। अच्छा, रिमेंबर लिथियम और फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू हैव one lithium and one fluorine. And if they ask you to draw the structure, you can't obviously draw the three-dimensional diagram that's shown over here.
तो आपको जिस तरह का ड्रॉ करोगे पेपर के अंदर कि there's going to be a lithium ion which is going to be strongly attracted to a fluorine ion. अच्छा, लेकिन it's not just going to be one lithium ion and one fluorine ion, because the lithium ion will also be attracted to another fluorine ion. हर तरफ से fluorine ions के साथ attracted होगा. The fluorine ions, they then will be attracted to lithium ions. And so on. 3 dimensional, ठीक है. इसके पीछे भी fluorine ions, इधर एक lithium ion, ठीक है. So you're going to draw a 3 dimensional structure showing this. और ऑल्टरनेटिंग हो गया, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि you're not going to एक किधर ड्रॉ कर लेते हैं लिथियम. ठीक है, दैट्स इनफ. सो यू माइट बी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस. तो आयनिक लैटिस के अंदर there's not just going to be one lithium ion, one fluorine ion. There's going to be lots of lithium ions and lots of fluorine ions, and they'll all be attracted to each other, and that's going to be known as a giant ionic lattice. ठीक है. इसके अंदर बस वही यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ कि 2 positive and 2 negative ions should not be together, or वरना वो तो अपने एक दूसरे को रिपेल करेंगे. चलिए, ये सारा क्लियर है. जी सर। Yes, sir. अच्छा, और मेन चीज आता है टर्मिनोलॉजी पे, ठीक है. अपने वर्ड्स में कहा, साइंस का कोई भी टॉपिक होगा, अपने वर्ड्स में बातें नहीं लिखनी, ठीक है. हर चीज का अगर वो स्ट्रक्चर कहेंगे, ये वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है. दैट्स इट. बेशक इसका रटा लगाना पड़े, दीज आर द वर्ड्स. अपने वर्ड्स में एसेस नहीं लिखने, ठीक है. कहीं भी केमिस्ट्री में सीधा टू द पॉइंट, बल्कि एक पॉइंट बना के आंसर करो कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इस तरह करके आंसर करो, बिकॉज इट्स अ साइंस सब्जेक्ट, ठीक है. अच्छा, सेकेंडली अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, अभी तक क्या कहानी हुई है कि ionic compounds में you have a metal which loses electrons, forms a positive ion. You got a non-metal which forms a negative ion. वो सारे चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है. They all attract each other and they form an ionic lattice, ठीक है. So it's a crystalline lattice. Crystals, table salt के crystals, etc. अच्छा, इनकी पहली प्रॉपर्टी, the first property is, Sir, उस सूरत में क्या होगा अगर नॉन मेटल्स के प्रोटॉन नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन नंबर अट्रैक्ट करते हैं अच्छा नहीं, वो मैं इलेक्ट्रॉन्स उस पर को। वैसे नहीं आना चाह रहा था. आ, वो मुझे बात समझ आ गई है, ठीक है. वो एक रो वाली बात तो समझ आ गई है ना कि पोटेशियम और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा ना, क्योंकि इट्स गॉट 35 प्रोटॉन्स. ये आप बात कह रहे हो, मतलब ये तो क्लियर है ना. यहाँ तक तो क्लियर है ना. दुआ. नहीं, किसने पूछा था? दुआ, आपने पूछा था. दुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही अब. जब मैंने खैर वो जनरल एक आइडिया दिया था कि लेफ्ट साइड वाले मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, राइट साइड वाले मेटल्स लूज करते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं. और मैंने एक रीजन बताई थी प्रोटॉन नंबर्स की ना, कि इसके प्रोटॉन्स कम है, उसके प्रोटॉन्स ज्यादा है, ठीक है. लेकिन और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं, तो मैं इसलिए उस इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. आप ए लेवल्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे. होता ही है कि जब आप नीचे जाते हो ना, प्रोटॉन्स अगर बढ़ भी जाए ना, तो एटम के शेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. शेल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो वो जो जैसा, फॉर एग्जांपल अगर मैं रुबीडियम ग्रुप 1 का है ना, तो अगर मैं रुबीडियम का स्ट्रक्चर दिखाऊं ना आपको, फॉर एग्जांपल ये, तो मेरे ख्याल से दुआ का क्वेश्चन ये था कि क्या होगा कि रुबीडियम तो मेटल है, लेकिन उसके प्रोटॉन्स तो ज्यादा है न्यूक्लियस में ना. तो होता ही है कि जब शेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला जाता है ना, डिस्टेंस उसका इतना ज्यादा हो जाता है कि वो तब भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है. तो वो प्रोटॉन अगर ज्यादा भी हो जाए ना, तो फर्क नहीं पड़ता वो मेटल के केस में.
क्योंकि यू गेट सो मेनी शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला जाता है कि वो फिर भी उसको लूज ही कर रहा होता है। तो होपफुली दुआ या मैसेज कर देना अगर समझ आए ये बात, ठीक है। मैं उस पर मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है, बाकी सारा वो क्लियर है, कोई और क्वेश्चन नहीं है? सर आयोनिक बॉन्डिंग सिर्फ टू एलिमेंट्स के बिटवीन होती है या फिर ज्यादा की भी हो सकती है? कौन सी आयोनिक? नहीं सर। अरे मुझे बताओ, वैसे गेस करो कि अगर लेट्स से इनमें से इस पॉजिटिव आयन की जगह मैं कोई और एलिमेंट का पॉजिटिव आयन अटैच कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं आई मेंट लाइक कि थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर सिर्फ टू हाँ, ही? मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसा ये है ना, एक लेट्स से ये लिथियम है, जी ठीक है, ये सर। जो पॉजिटिव आयन है ये लिथियम है, और ये जो नेगेटिव आयन है ये फ्लोरीन है, ठीक है। मैं बस खाली ये कह रहा हूँ कि व्हाट इफ ये एक नेगेटिव आयन उठा के मैं उसकी जगह Cl का लगा देता हूँ, मैंने कहा उससे स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं पड़ेगा। सो इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो वो क्रिस्टल जो होते हैं ना वो प्योर नहीं होते, इट कुड बी एज लॉन्ग एज वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वो मीट कर रहा है कि इट्स अ बंच ऑफ नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस ऑल स्टिकिंग टुगेदर, ठीक है। सो इट कुड बी many different types of positive and negative ions sticking together, or it could just be two, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, फर्क पड़ेगा इसकी अरेंजमेंट में? खुद सोचो ना कि Cl का जो साइज होता है ना वो बड़ा होता है, Cl has 3 shells, तो उसका जो एटम होगा ना उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। तो उससे क्या होगा आपका जो, क्योंकि छोटी छोटी बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स है ना विच आर ऑल स्टिकिंग टुगेदर, राइट, तो उसकी वो जो क्यूबिक अरेंजमेंट है ना उस पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इट विल स्टिल बी एनालिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। तो एनीवेज, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, रिमेंबर आप लोगों से वो चीजें सिंपली पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज इज फर्स्ट वन, देव गॉट बड़ी स्ट्रांग होती है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। सो देव गॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। और इसमें यह कि सारी इक्वली स्ट्रांग नहीं होती, मतलब स्ट्रांग में भी ना देयर इज गोइंग टू बी वेरिएशन, लेकिन दे विल ऑल बी स्ट्रांग, ठीक है। कुछ होंगी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, कुछ होंगी जो रिलेटिवली नॉट दैट स्ट्रांग, ठीक है। अच्छा, तो they've got high melting points. If they ask you why do they have high melting points, तो आप लिखोगे they've got very strong ionic bonds between positive and negative ions. आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो high melting points, they've got very strong ionic bonds between positive and negative ions in the giant ionic lattice. वो जो giant structure है ना वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको सिर्फ एक आयनिक बॉन्ड नहीं तोड़ना, आपको बहुत सारे पॉजिटिव, इसको अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो इन सारों को अलग करना पड़ेगा। सिर्फ एक आयनिक बॉन्ड तो इधर बना हुआ है, ठीक है। सो एवरी देर आर सो मेनी आयनिक बॉन्ड्स बिकॉज इट्स गॉट अ जाइंट स्ट्रक्चर, तो दैट्स व्हाई इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम, मेल्ट देम, ठीक है। तो देव गॉट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब मुझे ये बताओ कि आपके रूम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, एक तो मैं पहले बता देता हूँ कि वो तो सबको पता होता है, वन इज NaCl, ठीक है, एवरीडे लाइफ में दैट्स योर नॉर्मल टेबल सॉल्ट। अच्छा, इसका ये स्ट्रांग होता है बट नॉट दैट स्ट्रांग, रिलेटिवली स्पीकिंग इट्स नॉट दैट स्ट्रांग। टेबल सॉल्ट जो है ना, यू कैन काइंड ऑफ क्रश इट विद योर हैंड्स, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना, जैसा ये अगर टेबल सॉल्ट बनी किस है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द क्रश फॉर्म। अगर मैं क्यूरा माइंस शायद इमेजेस में आ जाएगा, हाँ। अच्छा, रिमेम्बर कि ये जो टेबल सॉल्ट है ना, इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इवन दैट इज काइंड ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग। इन्होंने पूरी बिल्डिंग्स बनाई हुई है यूजिंग टेबल सॉल्ट, ठीक है। देयर ब्रिक वॉल्स और भी बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पे which are completely made out of
अच्छा, विच आर कंप्लीटली मेड आउट ऑफ टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट आपको सिर्फ वीक इससे लग रही है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द क्रश फॉर्म, तो उसको क्रश किया हुआ है। तो अदरवाइज टेबल सॉल्ट कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। अच्छा, मुझे कोई और एग्जांपल्स दो अपने रूम में जो आयनिक कंपाउंड्स है, या वैसे बता दो इसके अलावा। सर कंक्रीट हो सकता है। क्या? कंक्रीट। हाँ ठीक है, ये कंक्रीट या टू एन एक्सटेंट दैट इज एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कंक्रीट हो गया या सीमेंट, उसके अंदर ना एक जो बाइंडिंग एलिमेंट है दैट इज वो दो आयंस होते हैं विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वो कार्बोनेट पे बाद में आएंगे, लेकिन इट्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो कंक्रीट का भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है दैट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और पूरी 100 स्टोरी स्काई स्क्रेपर्स, ठीक है, उनको वो ब्रिजेस वगैरह, सो दैट्स लाइक रियली रियली टफ एज वेल, एंड इट्स गॉट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ ओवरलैपिंग जो प्रॉपर्टी है दैट इट्स स्ट्रॉन्ग एज वेल। दोनों की रीजन जो है ना वो एग्जैक्टली सेम ही है। अच्छा, आपकी और क्या है, टाइल्स वगैरह? ठीक है, टाइल्स, सिरामिक्स, वो भी एग्जैक्टली ना मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट होता है और समथिंग सिमिलर टू इट। तो सिरामिक्स, ये जितनी भी टाइल्स घरों के बाहर टाइल्स लगी होती हैं, ठीक है, दे मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स। सिरामिक्स में कुछ आयनिक कंपाउंड्स है दैट हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। एक्चुअली मैं सिरामिक जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, सिरामिक्स ये आपके बाथरूम सिंक्स वगैरह, ठीक है, ये भी सिरामिक्स में आते हैं। सिरामिक्स का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सिरामिक इज अ टर्म दैट्स यूज्ड फॉर सब्सटेंसेस दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसा NaCl इज नॉट सिरामिक, क्योंकि वो है स्ट्रॉन्ग लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिरामिक्स आप यूज करते हो उन सब्सटेंसेस के लिए दैट आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो उसमें ना दो आते हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना दैट्स ये भी आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं पहले तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट गूगल कर लेते हैं। अच्छा, पता नहीं फ़ारेनहाइट में क्यों दे रहा है। हाँ, 800 सेंटीग्रेड। ठीक है, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। NaCl इज लाइक गॉट अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब एक और जो आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो दैट्स 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंसेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये जो है ना, ये फर्नेसेस वगैरह के अंदर, हीट शील्ड्स के अंदर, तो ये अक्सर जो आपकी रॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, दे रिक्वायर हीट शील्ड्स। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंसेस ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं डायमंड वगैरह, लेकिन वो दे नॉट इजीली अवेलेबल। तो हेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फाइन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये आपके जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बहुत टफ होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये यूज होता है आपके जितने भी बिजली की चीजें होती है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी का डब्बा लगा होता है ना, जिस दैट इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अच्छा इवन आपकी जो ये अवन वगैरह में ट्रेज होती है ना, दे आल्सो मेड आउट ऑफ, ये अक्सर ये वो लजानिया बनाने के लिए ट्रेज वगैरह नहीं होती, दे आर मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस,
हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन दे ऑल। अच्छा खैर, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, टाइम खत्म हो रहा है। पॉइंट सिर्फ ये था कि ionic compounds, they can have high melting and boiling points, and some of them can have extremely high melting and boiling points. तो आपके पास normal ionic compounds होते हैं, and then there are certain some ionic compounds which are like really really strong. तो मुझे बस खाली एक छोटा सा होमवर्क है कल के लिए। मुझे रीजन बताओ कि आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी। मुझे खाली ये बताओ कि वैसी सोच लेना, NaCl है और MgO है, दोनों स्ट्रांग है, पर MgO कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो बस इस पे सोच के बताना कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या चीज है जो NaCl में नहीं है। वाई इज मैग्नीशियम ऑक्साइड सो स्ट्रांग कंपेयर टू NaCl? ठीक है, क्लियर है? तो शाजिब क्लियर है? दुआ, विशाल, आयशा, कल फिर करते हैं कंटिन्यू, ठीक है? चले, ओके, अल्लाह हाफिज।